Hello and welcome to Synopsis. My name is Krishna. This is another important lecture in guidance series. टॉपिक है द स्कैम ऑफ आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के ट्रैप्स, क्या क्या इश्यूज़ हैं और क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कुछ इश्यूज़ और कुछ सॉल्यूशंस इसमें हम बात करेंगे। कुछ मार्कशीट्स देखेंगे, कुछ रियल टाइम मार्क्स देखेंगे, कुछ डेटा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर का पर्पस सेंसेशन फैलाना नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए सिनॉप्सिस की जो गाइडेंस सीरीज़ है दैट इज़ ऑलवेज रेडिकल इन नेचर। हमेशा जो भी इस्टेब्लिश किए गए हैं प्रिंसिपल्स या रॉन्ग प्रिंसिपल्स या फेयर ऑफ यूपीएससी उसके अगेंस्ट जाती है, आपको अवेयर करने की कोशिश करती है। ऑल्दो सिनॉप्सिस आईएएस एक इंस्टीट्यूट है बट फिर भी जो भी इस मार्केट के फ्लॉज हैं, जो भी ट्रैप्स हैं, उनके बारे में आपको अवेयर करने की कोशिश करती है। तो आंसर राइटिंग की क्यों जाती है? क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि प्रैक्टिस एक इंसान को परफेक्ट बनाती है। बचपन से हमने स्कूलिंग कैसे की है आप सब जानते हो, कॉलेजेस कैसे पास किए हैं, वन नाइट स्टडी, 4 घंटे की पढ़ाई से चीटिंग करके या कैसे भी। तो अभी तक हमने कुछ किया नहीं है, लिखा नहीं है। मोस्ट ऑफ़ द पीपल जिनकी जॉब लग चुकी है अब वो वापस से सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से कह रहे हैं कि अच्छा अब हम इंजीनियर बन गए तो अब हम करियर सर्च करते हैं, सेटल होने की कोशिश करते हैं। तो ज़िंदगी में आंसर राइटिंग कभी की नहीं ढंग की, तो फिर क्या करें? तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि प्रैक्टिस एक इंसान को परफेक्ट बनाती है। और कुछ लोग जो सेलेक्ट हो गए, चाहे वो पैसे के लिए या ड्यू टू एनी रीज़न, उस रीज़न्स पे हम इस लेक्चर में नहीं जाएंगे, वो आपको ये बताते हैं कि आंसर राइटिंग करनी चाहिए। तो ये चीज़ ज़िंदगी में भी कही जाती है कि आप जितना इजी टाइम में पसीना बहाओगे उतना आपको बैटल ग्राउंड में कम ब्लीड करना पड़ेगा। तो जिस इंसान ने ये कोटेशन लिखी है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी थिंकिंग में ही कुछ इश्यूज़ हैं। सम सॉर्ट ऑफ रेसिज्म या फिर आप सेक्सिज्म कहो झलकता है। वुमेन को क्यों भूल गए? देन व्हाट अबाउट अ वुमेन? वो भी तो परफेक्ट हो सकती है ना प्रैक्टिस से। तो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शी इज़ बॉर्न परफेक्ट। एक वुमेन एक मैन से कहीं ज़्यादा परफेक्ट होती है। लेकिन इन सब चीज़ों से आपका यूपीएससी का आंसर नहीं मिलता। इसके लिए हम चलते हैं द टेल ऑफ 3 मार्कशीट्स। इसमें देखो 2016 की मार्कशीट है, 17-18, जो बीच वाली मार्कशीट है दैट इज़ 16। इसमें जो मार्क्स हैं उनको ओके कहा है मैंने, टोटल मार्क्स आप खुद कर लेना। दूसरा 17 और 18 की पैथेटिक है। अब इसी पैथेटिक की वजह से फाइनल सिलेक्शन किसी भी अटेम्प्ट में नहीं हुआ। जिसकी भी ये मार्कशीट है उस पर हम नहीं जाएंगे। इस मार्कशीट का पर्पस मार्केटिंग या कुछ करना नहीं है, आपको जस्ट अवेयर करना है। आप जस्ट यहाँ मार्क्स देखो, कट ऑफ इज़ 787 जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी ये है मार्क्स यहाँ पर हैं। यहाँ पर जिस भी इंसान की ये मार्कशीट है यहाँ पर एक्सेसिव आंसर राइटिंग की गई है। यहाँ पर आप जीएस में देखो मार्क्स ठीक ठीक दिखते हैं, इतने बुरे नहीं दिखते हैं। 108, 83, 105, 100 ऑन एन एवरेज उस साल के क्वालिफाइड लोगों के आसपास मार्क्स थे। वहाँ भी आंसर राइटिंग की गई है और यहाँ भी आंसर राइटिंग गई है। यहाँ आप अगर इनफाइनाइट कहें तो जितनी कर सकते थे खून पसीना बहा के यहाँ आंसर राइटिंग की गई है उतनी ही यहाँ की गई है, लेकिन मार्क्स यहाँ आपको कम दिखते हैं। इसका मतलब ऑप्शनल पे आंसर राइटिंग का फ़र्क क्या पड़ रहा है आगे देखते हैं। 2017 पे आते हैं। यहाँ आंसर राइटिंग जो GS 1, 2, 3, 4 है यहाँ कम की गई है रिलेटिवली, ठीक है। आप कहो इनफाइनाइट अगर पहले थी तो इनफाइनाइट बाई 2, लेकिन यहाँ पर ये मार्क्स आप देखो ड्रास्टिक चेंजेस आपको दिख रहे हैं। 96 121 से पेपर 1 में चेंज है, पेपर 2 में नहीं है। 176 अगर ये है, यहाँ पर इनफाइनाइट बाई 2 नहीं की गई है। आंसर राइटिंग लिटरली 0 की गई है। एग्जाम में कोई भी फिगर्स नहीं बनाए गए, हार्डली 5 फिगर्स बनाए गए होंगे जो रिलेवेंट रहे होंगे। और फिर 2018 की मार्कशीट, रिजल्ट यहाँ भी सेम है, नॉट क्वालिफाइड फॉर मेंस। एंड ये 2018 की मार्कशीट है, यहाँ भी आंसर राइटिंग ना जीएस के लिए की गई है ना ऑप्शनल के लिए की गई है, फिर भी यहाँ मार्क्स नहीं है। एसए में अब जरा मार्क्स देखो आप, यहाँ पर एसए में 16 में 138, देन 149, देन 150, कहीं ना कहीं सिमिलर मार्क्स हैं, कांस्टेंट मार्क्स हैं एसए में। और बिलीव मी तीनों अटेम्प्ट्स में सेम एसए लिखा गया है, बस कैरेक्टर्स चेंज कर दिए गए हैं। अब आप खुद बताओ क्या ये मार्कशीट ओके है? फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से दिस मार्कशीट इज़ फाइन, इम्बैलेंस नहीं लगती है। लेकिन क्या आप कह सकते हो कि जिसके एसए में 149 मार्क्स हैं, एक पेपर में 176 हैं, बाकी 2 पेपर्स में मिला के 176 नहीं है? GS 3 में उस साल लोगों के 158 और 160 मार्क्स आए थे, तो ऐसा क्या हो गया जबकि यहाँ भी आंसर राइटिंग अच्छी खासी की गई थी? इट मीन्स आंसर राइटिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ और पैरामीटर्स हैं जो आपको बताई जाती हैं चीज़ें वो लिटरली गलत हैं, ठीक है। उस पर हम बात करेंगे क्या गलत है। देखो आपको ये बताया जाता है आंसर में चार्ट बनाए जाते हैं, डेटा टेबल, ये सब करो, बट दैट इज़ फाइन, इससे मार्क्स नहीं आते। ये जो मार्क्स आपको दिख रहे हैं ऑप्शनल के, इसमें नो चार्ट, नो
टेबल, नो डेटा, लिटरली आप ऑलमोस्ट नो कह सकते हो, एक दो इक्के दुक्के हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि भर दिए गए। पेपर 2 में मैप्स बिल्कुल भर दिए गए हैं, तो मार्क्स देखो उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा है, 121 है, 130 है, 114 है, नहीं फ़र्क पड़ता इन चीज़ों का, मार्क्स पे नहीं फ़र्क पड़ता उतना, कंटेंट से मार्क्स आते हैं। तो ऐसे में और ऑप्शनल में मार्क्स क्यों हैं? क्योंकि इनको भाई साहब को आइडिया हो गया था कि ऑप्शनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस पढ़ के जाना होता है, मॉडल आंसर्स बना के जाने होते हैं। आई कैन शो यू सम ऑफ ऐसे आंसर्स बता सकता हूँ। तो इतना होना चाहिए था कि सेम इज़ ट्रू विथ जीएस एज वेल। और ये आइडिया लगता है थर्ड मेंस के अराउंड 30-35 डेज़ पहले। तो फिर दैट्स वाई यहाँ पर जो कमेंट है पैथेटिक कि आपको 3 साल तक इतना रियलाइजेशन हुआ ही नहीं। लेकिन ये बड़ी बात है कि 3 साल में रियलाइजेशन हो भी गया, लोगों को वो भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, अगर सिनॉप्सिस आईएएस का ये 4 वीडियोस देखना, 2019 का पेपर एनालिसिस करके मैंने आपको बताया है कि 20 में से 19.5 क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, GS2 में 20 आउट ऑफ 20 ऑलमोस्ट रिपीटेड। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने बताए हैं कौन कौन से रिपीट कहाँ से हुए हैं, एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन पूछ लिया है, ठीक है। GS3 में 17 क्वेश्चंस रिपीट हुए, GS4 में अराउंड 19 आउट ऑफ 19 ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ रिपीटेड। तो आप ये देख सकते हो सिनॉप्सिस आईएएस गाइडेंस सीरीज़ में ये 4 वीडियोज़ होंगे। तो बात करते हैं आगे। इन सब बातों से हम ये तो कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि प्रैक्टिस तो किसी इंसान को परफेक्ट नहीं बनाती है, तो फिर क्या करता है? परफेक्ट प्रैक्टिस ही किसी इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो इसको समझते हैं कुछ अचीवर्स, जिसमें से कहीं मैं भी हूँ, कहीं और भी लोग हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी का। ये क्वेश्चन ऑप्शनल 2016 में पूछा था, पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें मेरे खुद के कम मार्क्स हैं। तो यहाँ इसमें आंसर कैसे दिया, आई वॉज नोइंग आंसर राइटिंग कैसे करनी होती है, इंट्रो कैसे देना होता है, कंक्लूजन, चार्ट, फिगर, ये सब। तो इसका आंसर जो मेरा खुद का आंसर था वो ये था कि नागालैंड में क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस से हेड हंटिंग होती है तो लोग ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह ये वाला पार्ट है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, फिर यहाँ दूसरा माउंटेन है, यहाँ लोग रह रहे हैं, फिर तीसरा माउंटेन है, फिर यहाँ लोग रह रहे हैं, ये माउंटेन टॉप है, ये वैली है, ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ सैटेलाइट बना दिया, सैटेलाइट व्यू से दिख रहा है कि बास्केट ऑफ एग, साथ में यहाँ एक एग क्रेट भी बना दिया कि देखो ऐसे ऐसे होती है, और यहाँ एक अंडा रख के दिखा दिया। तो इट लुक्स लाइक दिस, प्रॉपर जूम करके, मतलब आप यू कैन, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो क्रिएटिविटी लेवल, ठीक है। इस तरह से आंसर दिया गया, जैसे भी दिया जा सकता था। एक्चुअल में बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी होती क्या है? एक्चुअल में ये होती है ये ग्रुप ऑफ ड्रमलिन। अब आप बताओ इसमें एग्जामिनर क्या कह देगा? आपको नॉनसेंस और इडियट कह के छोड़ देगा? आंसर राइटिंग करके, प्रैक्टिस कर करके आपने प्रैक्टिस कर ली, आप परफेक्ट हो गए, लेकिन किस चीज़ में? फालतू चीज़ों में परफेक्ट हुए। एक ये क्वेश्चन पूछा हुआ था ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन, जहाँ भी पूछा हो, तो ये वन फ्रेंड ऑफ माइन, उनका आंसर ये था कि जब इंडियन प्लेट साउथ अफ्रीकन प्लेट से आ रही थी तो यहाँ रीयूनियन आइलैंड था। थोड़ा थोड़ा आइडिया था कि क्यों है, तो इन्होंने रीज़न ये दिया कि यहाँ पर आने से, अब लैंग्वेज आप समझो, इंडिया की टेल जल गई, पूंछ जल गई, उसकी वजह से सॉइल भी ब्लैक हुए, और वो एक स्टेप आगे आके इन्होंने कोरिलेट भी कर दिया। कहा जाता है ना कि टॉपिक की इंटर रिलेट करो इस टॉपिक को, इससे भाई साहब ने कोरिलेट भी कर दिया कि क्योंकि सॉइल काली हुई, ये हुई, वहाँ पर उनके जीन पूल चेंज हो गए तो लोग भी काले हो गए। तो अब आप इसमें क्या कह सकते हो? कितने मार्क्स आप दे दोगे खुद भी? देन ग्रेट डिप्रेशन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक 2013-14 में कहीं पूछा था, जिस भी ऑप्शन में या जिसमें जहाँ पूछा हो। तो अभी वो फ्रेंड सेलेक्टेड है, उनका आंसर था कि ड्यू टू मेटेराइट इम्पैक्ट हुआ, उल्कापात हुआ, धरती पे USA में गिरा था 1930s में, तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ और पानी भर गया। क्या ये रियल रीज़न है? ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1939 का अगर आप पढ़ो तो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो इशू है या इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा, इस तरह के आंसर लिख के आते हैं। लाइक दिस वन फ्रेंड ऑफ माइन, एक और फ्रेंड, उनका ये आंसर, ये वो है जो मैं रियल टाइम जानता हूँ। आप अपनी स्टोरीज चाहे तो लिख सकते हो कि आप क्या जानते हो, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो आपने खुद ऐसी क्या क्या हरकतें की हैं, ठीक। स्पेस रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज़, इसमें लैंड बॉर्डर से रिलेटेड इश्यूज़ बताए जाते हैं कि आपस में आपके इंडिया के 8 जो नेबर्स हैं उनके साथ क्या क्या रिलेशंस हैं। और भाई साहब क्योंकि उनको इसरो और स्पेस और सैटेलाइट में इंटरेस्ट था तो उन्होंने इसरो का बता दिया, इसरो ने नाविक दिया, ये दिया, फलाना दिया। तो अल्टीमेटली अब आप इसमें कितने मार्क्स दोगे? और ये स्टोरी भरी पड़ी है एग्जामिनर जब चेक करता है तो उसके सामने। और ये दूसरे का नहीं, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी तो मेरा खुद का ही एग्जाम्पल है। तो आप हंस सकते हो सिर्फ, उसमें और कुछ नहीं कर सकते। तो एक्चुअल में होता क्या है, आपने प्रैक्टिस कर लिया, परफेक्ट तो हो गए, इशू क्या हुआ था, आपने थ्योरी प्रैक्टिस ही नहीं की,
ठीक है, आपने थ्योरी पे काम ही नहीं किया, सीधे आप प्रैक्टिस में चलेगा आंसर राइटिंग में। आप क्या आंसर लिख लोगे अगर आपको बास्केट ऑफ एक्टोपोग्राफी का बी नहीं पता है, बेसिक्स नहीं पता, आपको बुक नहीं पता कहाँ से पढ़ा है, तो आप उसमें कुछ नहीं लिख सकते हो। तो बेटर है कि ये गंदी आंसर राइटिंग, इडियोटिक टाइप आंसर राइटिंग करने से अच्छा आप 2 लाइन में लिख देते कि ग्रुप ऑफ ड्रमलिन को बास्केट ऑफ टोपोग्राफी कहते हैं, एटलीस्ट 1 नंबर मिल जाता। अगर आपको इतना मालूम है, सपोज यू नो दिस थिंग कि बास्केट ऑफ एक्टोपोग्राफी ये होती है डेफिनेशन, तो कितने भी गंदे लेवल की आप आंसर राइटिंग करो, उस इडियोटिक आंसर राइटिंग से तो 10 लाख गुना बेटर करोगे, आपको 2 3 4 नंबर मिल जाएंगे। और इतनी आंसर राइटिंग करके सबने 12th पास किए, सबने स्कूलिंग पास की, स्कूल से ज़्यादा इस एग्ज़ाम को वेटेज मत दो, जैसे ही दे दोगे पछताओगे। स्कूल की जो प्रैक्टिसेस हैं वो अगर कोई इंसान इम्प्लीमेंट कर लेता है तो उससे मॉडल आंसर कैसे बनाए जाते हैं वो भी मैं अभी आपको शो करता हूँ। पहली चीज़ जो मेरा मैसेज आपको क्लियर है कि पहले बेसिक्स पढ़ो फिर आंसर राइटिंग करो, डेफिनेटली करो, लेकिन ऐसा नहीं कि रैंडमली पहले दिन से तैयारी शुरू की और आंसर राइटिंग में जुट गए क्योंकि भाई साहब रैंक 1 2 3 4 5 6 ने कहा था। यार झूठे भी तो हो सकते हैं, इतना खुद सोचो ना। आप खुद नहीं सुन तैयार हो गए 12th क्लास से कि टॉपर्स को इन्होंने खरीद लिया, उन्होंने खरीद लिया। एंड आज बीइंग एट दिस पार्ट ऑफ सिनॉप्सिस ऐसे ऑफर्स टॉपर्स की तरफ से भी आते हैं कि सर आप बताओ मैं आपके यहाँ इंटरव्यू दे दूँ, आपकी कोचिंग चल जाएगी, लाइक दैट। इसका मतलब क्या है, एथिक्स तो पेपर डाल दिया, लोग एथिकल नहीं हो जा रहे हैं, ठीक है, झूठ बोला जा रहा है और परफेक्टली बोला जा रहा है, मार्केट अलग ही लेवल पे चल रहा है। प्लीज़ इससे खुद को बचाओ। आप बेसिक्स अगर आते हैं आपको ना, कितने भी गंदे बेसिक्स आते हो, आपको पता है बास्केट ऑफ टोपोग्राफी क्या होती है, पेव थ्योरी क्या होती है, पेरिग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोजन, कितना भी गंदा आता हो आप लिख लोगे। तो ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस वही आपको परफेक्ट बना सकती है। रॉन्ग प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती तो है, लेकिन रॉन्ग थिंग्स में, जैसे मैं आपको ऊपर के कुछ अचीवर्स के अचीवमेंट्स दिखा चुका हूँ, तो प्रैक्टिस क्या करेगी, जो आप प्रैक्टिस करते हो उसी को परमानेंट बना देती है। प्रैक्टिस ओनली मेक्स परमानेंट वट एवर वी प्रैक्टिस। तो ये ध्यान रखो, गलत चीज़ें तो आप नहीं लर्न कर रहे हो, क्योंकि आपको नहीं आता कोई बात नहीं, आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ आओगे, लेकिन आपने गलत चीज़ें लर्न कर ली तो अनलर्न करना उनको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और ये मेजर चैलेंज है। आपके अंदर ईगो इश्यूज़ अलग आएंगे जब आपका प्री निकल जाएगा, तो आप अपने आप को खुद ही एक छोटा देवता समझने लगोगे। तो आपको लगेगा कि मेरा तो प्री निकल गया, बाकी सब तो बेवकूफ़ हैं, 3 मेंस 4 मेंस दे दिए, 6 मेंस लिख के लोग नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो रीज़न सब कहीं ना कहीं यही है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आंसर रॉन्ग, नो, नहीं बनाती है। तो सिनॉप्सिस आईएएस से मेरा आपको मैसेज यही है, अगर आपको क्वेश्चन करूं कि वाई नो प्लान बी शुड बी द ओनली प्लान, तो आपके पास एक ही है ऑप्शन, कोई प्लान बी हो ही नहीं सकता आपके लिए, एक ही प्लान है। ज़िंदगी आपको बैठी नहीं है, ज़िंदगी भर अपनी पूरा आपको यूथ फेज, जवानी आपको इसमें नहीं निकाल देनी है इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए। दिस इज़ जस्ट अनदर एग्ज़ाम। जिस दिन आप तैयारी कर लोगे, कुछ और नहीं होता है किसी पोस्ट का इंडिया में। सब क्लास 1 ऑफिसर सेम है, सब क्लास 2 ऑफिसर सेम है, सब एक बेसिक कुछ डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एक एग्ज़ाम के पीछे अपनी ज़िंदगी निकाल दो। साथ में ज़िंदगी निकाल दो, दैट इज़ फाइन, गलत तरीक़ों से मत निकालो, पसीना बहाओ, लेकिन ऐसी जगह बहाओ जहाँ पे उसका कुछ रिटर्न आए। कुछ मॉडल आंसर्स दिखाता हूँ, आप ये आंसर लिखने की कोशिश करना। मास मूवमेंट है, मास मूवमेंट आया तो आपको अगर पता भी है तो आप एक पहाड़ बना दोगे कुछ चीज़ गिरते हुए, दैट इज़ नॉट प्रॉपर आंसर। ये कंटेंट लिखा हुआ मास मूवमेंट की डेफिनेशन है। ये एल ब्लूम छोड़ देना जीएस का जब आंसर लिखना, तो ये आंसर है। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स लिखे हुए, इनको आप एक्सपेंड कर देना, ये फिगर बना देना। आपको अगर मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ तो 12 में से 10 8 9 मार्क्स कुछ दे दूंगा, अदरवाइज तो फिर इडियट बोल के छोड़ दूंगा। वेदरिंग है, ये डेफिनेशन है, ये कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं, ये सिग्निफिकेंस है। इस तरह से अगर आपने तैयारी कर ली, अब ये आपको आता है, अब मैं आपको दे सकता हूँ कि मास मूवमेंट की वजह से एनवायरनमेंट में क्या चैलेंजेस हैं, तब तो आप लिख पाओगे ना। जब आपको बेसिक पता नहीं तो क्या वहाँ पे क्या लिख लोगे, ठीक है। और ये चीज़ें होती हैं लगातार, इस तरह के आंसर्स आपको करने पड़ेंगे। फिजिकल वेदरिंग आप अपने मन से नहीं लिख सकते अगर आपको ये 5 टाइप ऑफ फिजिकल वेदरिंग नहीं पता है। जॉइंट सेटिंग सबसे ईजी क्वेश्चन है, एग्जाम में कितना गंदा लिखा है मैं जानता हूँ, इसे मॉडल आंसर कहते हैं। जिस दिन आप इस टाइप का एक आंसर लिख लोगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, शायद आपको राइटिंग ना समझ में आए। यहाँ पे इंट्रो दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव है, यहाँ बेसिक प्रीमाइस है, यहाँ कुछ एक फिगर दी हुई है, यहाँ दूसरी फिगर, अननेसेसरी फिगर्स नहीं, जो है वो है। ये फिगर है एक, यहाँ पर ये 1 2 3 4 करके प्रॉपर अंडरलाइनिंग करके, इस तरह से अगर आप कर सकते हो देन ओनली आपके मार्क्स आ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं आ सकते। आई थिंक ये वो चीज़ें हैं जो आपको आती हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, बिल्कुल
इंट्रो, बैकग्राउंड, बेसिस, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। आंसर राइटिंग नहीं, आंसर बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडमली जाके लिख दे रहे हो। देखो हर आंसर में आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखेगा, ये देखो अलग सब हेडिंग्स आपको दिखेंगी, प्रोपाउंडर्स, बेसिस, थ्योरी क्या है, प्लेट क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, मार्जिन क्या होता है, एक फिगर यहाँ दे दी है, ये क्या। तो इस तरह से अगर आप आंसर लिखते हो देन ओनली आपके मार्क्स आ सकते हैं। जैसे एक ये पेरिग्लेशियर साइकिल ऑफ इरोजन है, ज्योग्राफी ऑप्शन में पूछा था, सीधे लोग छोड़ आए थे। अब किसी के पास ये आंसर है, आप इमेजिन करो कितने मार्क्स आ सकते हैं। ये वही उस बंदे के आंसर्स हैं, 176 आउट ऑफ 230 मार्क्स। तो स्कोरिंग तो इतनी हाई होती है कि आपको 250 नंबर का अटेम्प्ट करने की नीड भी नहीं है। ठीक है, ये इंट्रो है, ये इंट्रो का बैकग्राउंड है। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं, इंटरप्शन इन साइकिल, यहाँ पर जो बाकी साइकिल्स में होते हैं वो लिखे हुए हैं। एक ये कंपैरिजन है, एक ये प्रोसेस है, यहाँ पर ये एक बेसिक सा फिगर है, बहुत सिंपल सा बेसिक सविंदर सिंह में दिया हुआ है ये सब कुछ। यूथ फेज़ में ये होता है, मैच्योर फेज़ में ये होता है, ओल्ड फेज़ में ये होता है, इवैल्यूएशन एक ख़त्म, एग्ज़ाम में जाके छाप के आ जाओ ये। तो ये क्वेश्चन अब आप कैसे करोगे? फर्स्ट डे से आप आंसर राइटिंग करने लग गए तो नहीं हो पाएगा। इसका सॉल्यूशन यही है, इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड टेस्ट सीरीज, चाहे वो सिनॉप्सिस की ही क्यों ना हो, पर्सनली नहीं लिखनी है ऐसे टेस्ट सीरीज, ऐसे आंसर नहीं लिखने कि रैंडमली 20 क्वेश्चन लिख दे। नो, राइट वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखो, किसी भी इंसान से इवेल्युएट कराओ, चाहे वो आपका दोस्त हो, रैंडमली किसी अननोन पर्सन जिसे यूपीएससी नहीं आता उससे इवेल्युएट कराओ कि देख तुझे समझ आया क्या। फिर से सेम क्वेश्चन लिखो, फिर इवेल्युएट कराओ, फिर से इवेल्युएट कराओ, फिर लिखो। ये प्रोसेस 7-8 बार 10 बार करो। जब आपको लगे अच्छा ये क्वेश्चन जो पूछा था वो मैंने लिख दिया, उसके बाद बनाओ मॉडल आंसर, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखो। अदरवाइज़ फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्यों पास हो रहे हो, क्यों फेल हो रहे हो। अगर आप ये काम कर लेते हो तो आई कैन टेल यू की गारंटी है कि आप टॉप 100 में आ ही जाओगे। इन 3 मार्कशीट में आप एक चीज़ देखो, मार्क्स जो है ना, जहाँ अच्छे नंबर हैं वहाँ अच्छे हैं। एसए में, जीएस में, ऑप्शनल में आप कंपेयर करो, यहाँ तो ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं है। जहाँ अच्छे नंबर हैं वहाँ कभी ख़राब नहीं हुए, जहाँ ख़राब नंबर हैं वहाँ कभी अच्छे नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ मेहनत करने की ज़रूरत थी, और वो मेहनत आंसर राइटिंग से नहीं होती है। रैंडम किसी के भी आंसर लिखने से अच्छा यूपीएससी के आंसर लिखो, प्रॉपर उनको लिखना सीखो। 1-2 करके 50 आंसर लिख लोगे, आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। तो इतना परेशान मत हो। और अगर आपके माइंड में ये चलता रहा कि मैंने आंसर राइटिंग नहीं की, तो एग्ज़ाम से पहले आपको सब्जेक्ट नहीं याद रहेगा, बस ये चीज़ पूरे टाइम माइंड में घूमती रहेगी कि मतलब मैंने तो आंसर राइटिंग की ही नहीं, अब क्या करूँ। अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर ले गए तो 99.9% चांसेस हैं आप पास हो जाओगे। अदरवाइज़ हो सकता है आप सेलेक्ट हो जाओ, हो सकता है आप रैंक 1, 2, 3, 4 भी आ जाओ, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि आप क्यों सेलेक्ट हो गए। इसका अगर आपको टेस्ट करना है किसी टॉपर से जो ये पोडियम पे खड़े होकर कह देते हैं कि मतलब मेरी अपनी अलग यूनिक स्ट्रेटजी है, ये है, बिलीव मी देयर कुड बी नो यूनिक स्ट्रेटजी। सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी हो सकती है, और जो कि स्ट्रेटजी इसके इर्द गिर्द ही घूम, और वो स्ट्रेटजी यही कहती है, आपने ज़िंदगी में यूपीएससी की थ्योरी नहीं पढ़ी है, आपको पॉलिटी की बुक आपने खोल के देखी नहीं है, ज़िंदगी भर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ते आए हो, ठीक है, वो भी ढंग से नहीं आती, और आपको इंडिया का नाम पता नहीं, आप जॉइंट सिटिंग का आंसर लिखने चल दिए, तो इस तरह ही गिरोगे और 6 अटैम्प्ट कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। 3-4 तो यूँ हवा में निकल जाते हैं, और तब तक ज़िंदगी आपकी अच्छी तरह से कह के ले चुकी होती है। तो प्लीज़ डोंट डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। अगर कोई टॉपर आपको ये कह दे कि आप मुझसे फिर से एग्ज़ाम दिला लो, मैं मार्क्स रिपीट कर दूंगा, तो उसकी स्ट्रेटजी इज़ गुड। अदरवाइज़ ऐसे को मारो, छोड़ दो, गोली मारो, ठीक है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता क्यों मेरे मार्क्स आ गए और क्यों नहीं आए। कोई 100 को छोड़कर जिन्होंने ये स्ट्रेटजी फॉलो की होती है, वो 100 लोग सेलेक्ट होते हैं, और टॉप 100 में नहीं तो हेयर एंड देयर कहीं ना कहीं किसी रैंक से सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बाकी सपोज 1000 सीट्स हैं और 10,000 लोगों ने मेंस लिखा, तो बाकी 900 लोग क्यों सेलेक्ट हो गए उनको नहीं पता। उनके सेलेक्ट होने के उतने ही रीज़न थे जितने कि उनके फेल होने के, उतने ही चांसेस थे। और बाकी 9000 के फेल होने के लगभग, उसमें कुछ तो छोड़ दो जिनका मेंस तैयार नहीं, तो बाकी 4-5,000 के फेल होने के उतने ही चांसेस थे जितने कि वो सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं। उन्हें खुद नहीं पता हम क्यों सेलेक्ट हो गए। तो प्लीज़ ये ध्यान रखना, देयर आर नो मल्टीपल स्ट्रेटजीज फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन। सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी हो सकती है, और श्योर शॉट वो आंसर राइटिंग तो नहीं है। गो बैक टू द बेसिक्स, अपने बेसिक्स पे जाओ, बेसिक्स तैयार करो, और ये सब हरकतें मत करो, अदरवाइज़ पछताते रहोगे। सो यूपीएससी अनकन्वेंशनल है, अनकन्वेंशनल बनो। अनकन्वेंशनल अभी यही हो सकता है कि आप बुक्स पढ़ लो, कोई बुक्स नहीं पढ़ रहा है, फालतू के 8 क्वेश्चन मत लिखो, अनकन्वेंशनल बनो, बट स्मार्ट बनो, ठीक है, लेकिन ओवर स्मार्ट मत बनो।
लक के भरोसे बैठो, लेकिन फालतू में ऐसे मत सोचो कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमारा लक आ जाएगा। अपना लक बनाओ डेफिनेटली, लेकिन ऐसे लक नहीं बनता कि कुछ भी करे जा रहे हो, फालतू जगह पसीना बहा रहे हो। सो आई होप मैं अपनी बात को इस लेक्चर के माध्यम से कन्वे कर पाया हूँ। बाकी ये सब आपके सामने है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। आई होप कि आपका एक सिग्निफिकेंट टाइम मैं आपका सेव कर पाऊँगा।